हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सी और सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं टोकन्स के बारे में, कैरेक्टर सेट के बारे में और एरर्स के टाइप्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं टोकन्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को टोकन कहा जाता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज द फॉलोइंग टोकन्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टोकन्स यूज होते हैं, स्पेशली चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें मेनली ये 5 टोकन्स का यूज किया जाता है। नंबर 1 कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, नंबर 2 आइडेंटिफायर, नंबर 3 पंक्चुएटर और सेपरेटर्स, नंबर 4 कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स, नंबर 5 एंड लास्ट ऑपरेटर्स। आइए हम लोग अब इसके बारे में वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आता है कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। Keywords are the reserved words that convey a special meaning to the language compiler. कीवर्ड क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका ऑलरेडी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो चुका होता है। ऐसे शब्दों को जनरली हम लोग कोई आइडेंटिफायर जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन, क्लास का नाम, पॉइंटर का नाम या स्ट्रक्चर का नाम डिक्लेयर करते समय यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड या आरक्षित शब्द कहते हैं। उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, फॉर है, वाइल है, डू है, स्विच है, केस है। ये सारे वर्ड हमारे रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। इनको मैं इस तरीके से एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ब्रेक नाम से एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा कंपाइलर इस पर एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक जो है ये कीवर्ड है, आरक्षित शब्द है, इसकी मीनिंग ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है। हम इसको एक नई जिम्मेदारी या नया आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन शब्दों को आरक्षित शब्द या कीवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, यानी कि जब किसी भी वेरिएबल को, मेथड को, क्लास को, फंक्शन को जिस नाम के द्वारा पहचाना जाता है उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। An identifier is fundamental building block of a program which is used to name any variable, method, class, array, pointer, structure, etc. एक आइडेंटिफायर किसी प्रोग्राम का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक इकाई होती है, जिसका प्रयोग किसी भी प्रोग्राम की यूनिट को कोई एक नाम देने के लिए यूज किया जाता है और वही नाम उस प्रोग्राम में उस यूनिट की पहचान होती है। जैसे पूरे प्रोग्राम में अगर मान लीजिए मैंने कोई एक वेरिएबल n बनाया और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर को स्टोर करता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ है और मैथ के नंबर को अगर ये वेरिएबल n स्टोर कर रहा है तो पूरे प्रोग्राम में मैथ की जो पहचान है वो किसके रूप में है? वो n के रूप में है। तो इसलिए n क्या है? एक आइडेंटिफायर हो गया। तो ये आइडेंटिफायर मीन्स हो गया किसी भी यूनिट को नाम देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चुएटर और सेपरेटर्स। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है जिसे पंक्चुएटर या सेपरेटर कहते हैं। दीज कैरेक्टर इनहेंस द प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी। ये जो कैरेक्टर होते हैं प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। सम पंक्चुएटर्स आर, कुछ पंक्चुएटर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर है, नॉर्मल पैरेंथेसिस का पेयर है, कर्ली ब्रेसेस का पेयर है, यहीं पे कॉमा का यूज किया गया है, सेमीकोलन, कोलन, एस्ट्रिक और हैश। इनका यूज हम लोग प्रोग्राम में अलग अलग टाइम पे करते हैं। जैसे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, इसका यूज एरे डिक्लेयर करते टाइम करते हैं। सेकंड, इसका यूज जो होता है हम लोग फंक्शन में जनरली करते हैं। ये जो कर्ली ब्रेस पेयर है इसका यूज हम लोग किसी भी फंक्शन या किसी भी लूप के स्कोप को डिसाइड करने के लिए करते हैं। जैसे मैं अगर एक फॉर लूप यूज करता हूं, मान लीजिए अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसका अगर मुझे स्कोप बनाना है तो तब मैं इसका यूज करता हूं कर्ली ब्रेसेस का, यानी कि ये फॉर लूप यहां से लेकर यहां तक चलेगा। ऐसे अगर मैं कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं वॉइड, मान लीजिए मैंने डिस्प नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया,
इसका भी अगर मुझे स्कोप डिसाइड करना है तो तब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या कभी मैं क्लास डिक्लेयर करता हूँ तो क्लास डिक्लेयर करते टाइम भी मान लीजिए P नाम से मैंने एक क्लास बनाया, तो इसका भी स्कोप अगर मुझे डिसाइड करना है तो तब भी मैं इसका यूज करता हूँ। नेक्स्ट आता है कॉमा। कॉमा का यूज जनरली हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया n कॉमा a कॉमा p कॉमा r, अब यहाँ इंट क्या हो गया, कॉमन डेटा टाइप हो गया, n a p r, चार वेरिएबल हैं, चारों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, कॉमा के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोलन। इसका यूज कहाँ पे होता है, कहीं पर भी जहां हम लोग लेबल बनाते हैं उस जगह पे इसका यूज करते हैं। लेबल कहाँ होता है जनरली, जैसे आप केस स्विच केस अगर याद यूज करोगे तो केस 1 के बाद हम लोग कोलन का यूज करते हैं, एक तो ये लेबल हो गया। दूसरा जैसे गो टू स्टेटमेंट का यूज हम लोग C और C++ में करेंगे, तो गो टू के थ्रू हमारा कंट्रोल जंप करवाया जाता है, और कभी भी कंट्रोल जो जंप होगा किसी लेबल के ऊपर होगा। तो जैसे ऑड नेम से अगर मैं एक लेबल बनाऊं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो लेबल क्या होता है, प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर भाग की लेबलिंग करना, नामांकन करना या नामकरण करना, उसी को लेबल करना बोलते हैं। तो फिलहाल अभी जिन्होंने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो वो लोग इस केस 1 या ऑड को या ये वेरिएबल डिक्लेरेशन को इनको समझ पा रहे होंगे। अभी जो बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्टिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें हमें क्लियर होती चली जाएगी। बाकी फिर नेक्स्ट आता है एस्ट्रिक। इसका यूज हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते समय करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस जगह पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का एस्ट्रिक ptr, तो ये इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट हैश आते हैं, ये ऑलरेडी सबको मालूम है, हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं उससे पहले हैश सिंबल का यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं या प्रोग्राम में यूज होते हैं, इन्हीं को पंक्चुएटर और सेपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स और कांस्टेंट। लिटरल और कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स होती है। जैसे एक n मैंने लिया, अब n को मैंने 5 दिया और मैं चाहता हूं कि पूरे प्रोग्राम में ये n ना बदला जा सके, तो इसके लिए मुझे इसको कांस्टेंट बनाना होता है। तो कांस्टेंट बनाने के लिए सिंपली हम लोग C और C++ लैंग्वेज में const कीवर्ड का यूज कर देते हैं किसी भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले। और जावा में अगर हमें कांस्टेंट बनाना होता है तो हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइजेशन जहां हमने किया है उससे पहले अगर मैं फाइनल कीवर्ड का यूज कर लूंगा तो ये जावा में हमारा कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। C और C++ में किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट करने के लिए हमें const कीवर्ड का यूज करना होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से पहले। अब ये दो वेरिएबल हमने इस तरीके से हम लोग C और C+ में कांस्टेंट बना सकते हैं। अब इस वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पे n = n+2 यानी कि n की वैल्यू में 2 का इजाफा करना चाहता हूँ तो ये हमारा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि n हमारा कांस्टेंट डिक्लेयर हो चुका है। कांस्टेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं हो सकती है, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। और जिन वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती वो नॉर्मल वेरिएबल हो गए, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी वैल्यू हम लोग बदलना चाहते हैं। जैसे ये n की वैल्यू 2 हमको हो सकता है भविष्य में अगर मुझे अपडेट करना हो तो मैं इसको फिर कांस्टेंट नहीं बनाऊंगा, कांस्टेंट कीवर्ड हटा दूंगा, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाऊंगा। यानी कि नॉर्मल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में बदला जा सकता है, अपडेट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट कभी भी पूरे प्रोग्राम में नहीं बदला जाएगा। पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होती है। तो कांस्टेंट्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। डेटा आइटम होते हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इट इज एन आइडेंटिफायर, ये भी एक आइडेंटिफायर होता है क्योंकि इसका एक अपना नाम है, n है, n क्या है, एक नाम है, तो एक आइडेंटिफायर हो सकता है। दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन, जो एक स्टोरेज लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए एक कांस्टेंट क्या होगा भाई, किसी भी वेरिएबल को ही तो हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं, और वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी का नाम है जहां पे प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर की जाती है। बस ऐसी वैल्यू जिसको हम नहीं बदल सकते हैं तो उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट बाय द फॉलोइंग मेथड, हम लोग कांस्टेंट को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे किसी भी
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से पहले अगर सी ऑनेस्टी कीवर्ड का यूज कर लिया जाए तो वो कांस्टेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पाई एक आइडेंटिफायर का नाम है, वो फ्लोट टाइप का है, उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर रखी 3.14। हम लोग आजकल जो नए वर्जन्स हैं सी और सी प्लस प्लस के, उसमें इस तरीके से वैल्यू देने के बाद ये एफ एक मैंने कैरेक्टर यूज कर रखा है, इस तरीके से कर सकते हैं। जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनमें इस तरीके से किया जाता था, इसलिए दोनों तरीके वैलिड है। तो फ्लोट पाई हमने दिया है, इसकी वैल्यू अगर हमें फिक्स करना है पूरे प्रोग्राम में तो इससे पहले हम लोग CONST कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक कांस्टेंट बन जाता है। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट होते हैं C और C++ में वो 4 तरीके के कांस्टेंट होते हैं। नंबर 1 आता है इंटीजर कांस्टेंट। तो ऐसी कांस्टेंट जिसमें हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक युक्त संख्याओं को स्टोर करते हैं उसे इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट जनरली 3 तरीके का हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 होता है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, नंबर 2 ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, नंबर 3 होता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब पहले बात कर लेते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए ये तो जनरली हम लोग यूज करते हैं। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। एक वेरिएबल मैंने n ले लिया, तो n के अंदर मैं किसी भी डेसिमल वैल्यू को, यानी कि वो निगेटिव भी हो सकती है या वो पॉजिटिव भी हो सकती है, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये निगेटिव वैल्यू मैं इस तरीके से स्टोर कर पाऊंगा, अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो मैं इस तरीके से भी स्टोर कर पाऊंगा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं किसी वेरिएबल को यूं डिक्लेयर कर दूं इंट n इक्वल 15, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव ही माना जाता है। तो किसी भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की संख्याओं को स्टोर कर सकते हैं और उसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक का यूज हो सकता है। सेकंड आते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, अगर किसी भी नंबर्स को हमें स्टोर करना है किसी इंटीजर डेटा टाइप के अंदर और उससे पहले अगर नंबर से पहले मैंने 0 लगा दिया तो ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के तरीके से हैंडल किया जाता है। जैसे मैंने 015 लिखा तो 0 का मतलब क्या हो गया, नंबर से पहले जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में 0 लिखा तो ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट माना जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है, जो भी नंबर होगा, क्योंकि जो ऑक्टल की रेंज होती है क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम इस ऑक्टल के अंदर स्टोर करेंगे वो 0 से 7 के बीच में होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 और 9 यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसा करते हो इंट n, अब आपने क्या कहा भाई नंबर से पहले 0 लगा दिया तो वो ऑक्टल हो गया। अब आप लिखते हो यहाँ पे 7 8 9, तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 और 9 का यूज कर दिया आपने, जबकि ऑक्टल में 0 से 7 तक होता है, 8 और 9 का यूज नहीं होता है, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे सपोज आपने कुछ यूं करा, n के अंदर दे दिया, 0 से स्टार्टिंग कर दी तो ऑक्टल हो गया, तो आपने लिखा 8 5 3, तो ये भी गलत होगा क्योंकि 8 का यूज हो गया, 5 3 तो सही था लेकिन 8 का यूज हो गया, जिस कारण क्या होगा, गलत। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आप यूज करोगे वो कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन उसमें 8 और 9 डिजिट का यूज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर वो ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है, हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमने करा 015। अब ये आउटपुट यानी कि टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट करने वाला है, तो हमने प्रोग्राम को तो 015 यानी कि हमने 0 मींस ऑक्टल नंबर, तो प्रोग्राम को तो एक ऑक्टल नंबर 15 हमने असाइन कर दिया n को, इंटीजर कांस्टेंट हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, ये n को तो दे दिया, लेकिन अब ये टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा। तो देखिए जब भी हम वैल्यू तो ऑक्टल फॉर्मेट में देंगे प्रोग्राम को, लेकिन वो टर्मिनल स्क्रीन पे हमेशा उसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट करता है, यानी कि ये 15 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा। आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट करने वाला है, हमने सपोज प्रोग्राम को 15 एक ऑक्टल नंबर दिया, ये आउटपुट स्क्रीन पे इसका डेसिमल वर्जन प्रिंट करेगा। तो अब डेसिमल वैल्यू क्या होगी 15 का, तो पहले अगर मेरे को ये मालूम है कि हम लोग एक ऑक्टल नंबर 15 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वही वैल्यू वहां पे प्रिंट होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे
किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 8 पावर 0 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 5। यानी कि ऑक्टल को जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये तरीका अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने डेटा रिप्रेजेंटेशन लेसन में बताया है। अब 8 पावर 1 आ जाएगा इंटू 1 होगा, यानी कि 8 पावर 1 हो गया 8 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। यानी कि टर्मिनल स्क्रीन पे अगर आप n के अंदर 0 15 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट कर रहे हो और 1 5 दिया है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे आपका 13 प्रिंट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तीसरा इंटीजर कांस्टेंट है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो कोई भी नंबर लिखते टाइम अगर उसकी शुरुआत हमने 0x से कर दिया तो ये हेक्साडेसिमल की तरीके से ट्रीट होता है। तो हम इसको स्मॉल 0x भी लिख सकते हैं, INT n इक्वल 0x स्मॉल लेटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 15। तो ये दोनों हेक्साडेसिमल नंबर के तरीके से ट्रीट होते हैं। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे ऑक्टल की रेंज होती थी 0 से लेकर 7 तक, ऐसे हेक्साडेसिमल में हमें जो रेंज होती है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे न्यूमेरिक होते हैं कैरेक्टर। फिर A, B, C, D, E, F, यानी कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हम जो भी सेव करेंगे किसके अंदर, इस n के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो डिजिट इस रेंज में होने चाहिए। अगर इस रेंज में है तो वो वैलिड होंगे, इस रेंज में नहीं है तो वो वैलिड नहीं होंगे। जैसे सपोज कोई हमने एक INT n दिया, इसके अंदर हमें हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर करने तो क्या करेंगे, 0x से स्टार्ट करते हैं तो वो हेक्साडेसिमल नंबर मान लिया जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 4 5 ABC, तो ये एकदम सही है क्योंकि इसमें जितने भी मैंने ये नंबर्स यूज करे सब ये इस रेंज में आते हैं, जिस कारण ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा ले लेता हूँ, INT n को मैंने दिया 0x से हमारी स्टार्टिंग हो गई, हमने लिखा यहाँ पे 4ABC, अब ऐसे करके मैं लिख रहा हूं तो P तो इसके रेंज में नहीं आता ना, तो जिस कारण ये क्या हो जाएगा गलत। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी हम नंबर स्टोर करेंगे एज ए हेक्साडेसिमल वो इस रेंज के अंदर की ही होनी चाहिए, इसके बाहर की अगर कोई भी वैल्यू है तो वो फिर इनवैलिड हो जाता है। अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम में तो n को ये एक हेक्साडेसिमल स्टोर कर दिया है, लेकिन ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, इसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। क्योंकि जैसे ऑक्टल का डेसिमल वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था, ऐसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल का भी डेसिमल वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो अब क्या प्रिंट होगा, तो पहले हम लोग एक 15 सपोज मैंने लिखा है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो भी वैल्यू हमारी डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो जो भी वैल्यू हमारी डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगी वही वैल्यू हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट किया जाता है। तो सपोज मैं इसको कर लेता हूँ, हमारा है 15, इसको मैं हेक्साडेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो 16 पावर 0 इंटू 5, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 16 पावर 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 1 इक्वल 16, तो 16 प्लस 5 हो जाएगा 21। तो इस तरीके से ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करता है 21। तो हमारे इंटीजर कांस्टेंट तीन प्रकार के हो गए। पहला होगा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, जो हम लोग इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड होगा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 से शुरुआत कर दी जाती है तो वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आएंगे हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, अगर किसी भी नंबर की शुरुआत 0x से कर दिया जाए तो उसे हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे रियल कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट के अंदर फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू CNST कांस्टेंट, तो इसके अंदर फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। फ्रैक्शनल मींस होता है पॉइंट वाली वैल्यू हम लोग जिस कांस्टेंट के अंदर स्टोर करते हैं उसको फ्लोटिंग कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग दो तरीके की डेटा टाइप का यूज करते हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। तो डबल और फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके हम किसी भी फ्लोटिंग कांस्टेंट या लिटरल रियल कांस्टेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्लोट n लिया,
तो इसके अंदर हमने 3.14 इस तरीके से स्टोर कर दिया, तो ये वैलिड होगा। और डबल भी क्या होता है, इसके अंदर भी हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करते हैं, बस केवल रेंज क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है मेमोरी में, डबल हमारा 8 बाइट कर लेता है। तो मीन्स बड़ी रेंज वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है उसके लिए हम लोग डबल का यूज करेंगे, छोटी रेंज वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब जब भी हम फ्रैक्शनल कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग कांस्टेंट यूज करते हैं, तो ये कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। 32.2345 तो ये वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा हम लोग एक्सप्रेशन इसके आगे ऐसे नहीं लिख सकते, डबल हमने लिख दिया R12 4/3 इस तरीके से लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से ही लिखना होता है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हमें स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे अगर मुझे कैर डेटा टाइप का यूज करके मैं कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर कर पाऊंगा, तो एक कैर डेटा टाइप मैंने लिया, वेरिएबल का नाम लिया CH, अब इसके अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है, तो मुझे कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है। तो ये हमारा क्या होगा, वैलिड तरीका होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग क्या होता है, दो या दो से अधिक कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे वर्ड, जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी को यहाँ पे स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स व्हेन 2 और मोर देन 2 कैरेक्टर जॉइंस विथ ईच अदर देन दे फॉर्म अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए डबल कोट्स का यूज होता है, और कैर डेटा टाइप का यूज किया जाता है। जावा में स्पेशली एक और डेटा टाइप स्ट्रिंग हम लोगों का, स्ट्रिंग टाइप का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग होता है, तो फिलहाल वो डेटा टाइप तो नहीं होता है, तो स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हमने ये ले लिया, str लिया, तो इसके अंदर राज, इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं जावा में। लेकिन फिलहाल हमारे अभी तक के कंपाइलर में स्ट्रिंग नहीं है, जो एडवांस आ रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अभी जो कंपाइलर मेरे पास है, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हमको कैर टाइप का एरे बनाना होगा। तो मैंने CH लिया, तो इसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया, यानी कि सॉरी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी 5। इसका मतलब क्या होगा, ये CH एक एरे बनेगा जो मैक्सिमम 5 कैरेक्टर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो कैरेक्टर टाइप का हमने एरे बनाया। अब स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, तो मैं इस तरीके से राज इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास जो कांस्टेंट वो 4 हो गए, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स आर टोकन्स व्हिच आर वर्क ऑन ऑपरेंड, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल जो ऑपरेंड पे काम करते हैं उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे सपोज मैंने एक ये लिया इंट x इक्वल, हमने लिखा a प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो ऑपरेटर है वो क्या है हमारा, इक्वल, प्लस और एस्ट्रिक, ये हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, वे सिंबल जो किसी ऑपरेंड पे काम करते। तो ऑपरेंड क्या है, यहाँ पे a है, x है और c है, इनको कहा जाएगा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड मीन्स जिन पे कोई एक्शन लिया जाता है उनको ऑपरेंड बोलते हैं, और जो एक्शन लेते हैं या करते हैं उन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। तो ऑपरेटर एक सिंबल्स हैं जो किसी ऑपरेंड पे क्रिया करते हैं। सम ऑपरेटर्स आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इन सारे ऑपरेटर के बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। तो अलग से ऑपरेटर का एक वीडियो होगा, उसमें ये सारे ऑपरेटर 1 बाय 1 हम लोग विथ प्रोग्राम के साथ में समझेंगे। तो फिलहाल आज हम केवल इतना बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर क्या है, कुछ सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल जो ऑपरेंड पे कोई काम करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है, द कैरेक्टर सेट इज द फंडामेंटल रॉ मटेरियल ऑफ एनी लैंग्वेज दैट दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल जिनका यूज हम लोग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, और किसी वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं, उनको कैरेक्टर सेट कहते हैं। जैसे ये कैरेक्टर सेट लोअर केस टाइप के हो सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, यानी कि कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर का यूज हम लोग ए से लेकर जेड तक के बीच के अल्फाबेट्स का यूज करके कर सकते हैं। अपर केस
हमारे कैरेक्टर सेट होंगे कैपिटल ए से लेकर जेड तक। डिजिट्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में जैसे नॉट, @ हैश, डॉलर, एम्परसेंड, इन सब का यूज करेंगे। व्हाइट स्पेस जैसे टैब है, न्यू लाइन है या स्पेस है, ये एज ए व्हाइट स्पेस यूज किए जाते हैं कैरेक्टर सेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाने के दौरान कुछ मिस्टेक्स हो जाती जिन्हें एरर कहा जाता है। मिस्टेक्स विच मे बी मेड ड्यूरिंग प्रोग्राम क्रिएशन बाय प्रोग्रामर्स आर कॉल्ड एरर्स। सच टाइप ऑफ एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। यानी प्रोग्रामिंग के दौरान जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उन्हें एरर कहते हैं। इन एरर को कंपाइलर के थ्रू या प्रोग्राम के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। द एरर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कुछ एरर्स जो स्पेशली हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होंगी। नंबर 1 है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? देखिए, दिस मीन्स दैट द कंपाइलर कुड नॉट कंपाइल अ लाइन ऑफ कोड। यानी किसी लाइन पे अगर सिंटेक्स एरर आ जाएगी तो कंपाइलर उस लाइन को कंपाइल नहीं कर पाता है। सच एज आइडेंटिफायर नॉट डिक्लेयर। कई बार क्या होगा, आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं है लेकिन हम उसका यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक वेरिएबल n को प्रिंट करता हूं लेकिन पूरे प्रोग्राम में n हमने कहीं यूज करा ही नहीं, कहीं डिक्लेयर किया ही नहीं, कहीं इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो ये क्या आएगा? अनडिफाइंड सिंबल है, एक सिंटेक्स एरर आ जाएगी। या कई बार हम लोग कोई वेरिएबल लिखते हैं int, अब मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना यहाँ से चालू कर दिया, तो जब भी कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करेगा वो बोलेगा सेमीकोलन मिसिंग। भाई सेमीकोलन क्या है? मिस है, तो ये भी क्या हो गई? एक सिंटेक्स एरर हो गई। या हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int n, स्मॉल लेटर में n डिक्लेयर किया, अब नीचे जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो कैपिटल लेटर वाला n प्रिंट कर देता हूं, तो ये क्या हो रहा है हमारा? ये भी सिंटेक्स एरर होता है। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं सिंटेक्स एरर में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं रन टाइम एरर। कई बार क्या होता है हमारे प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होती है। आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, कंपाइलर की जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी नो एरर्स, यानी कि कोई एरर नहीं, प्रोग्राम 100% एक्यूरेट है। लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कुछ गलतियां आ जाती हैं। गलतियां क्या होती है? जैसे आंसर का गलत आ जाना, तो ये क्या होगा? हमारा रन टाइम एरर कहलाता है। यानी कि प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर नहीं होती लेकिन प्रोग्राम गलत आंसर देता है, तो इस तरीके की एरर को हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। तो दीज एरर्स मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग रन टाइम सच एज प्रोवाइडिंग रॉन्ग आंसर्स बाय द प्रोग्राम। जैसे कि प्रोग्राम के थ्रू रॉन्ग आंसर प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है? जैसे सपोज मेरे को 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो मैंने 3 नंबर लिए। सपोज फर्स्ट नंबर लिया a, वेरिएबल के अंदर मान लीजिए मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर कर दी, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, कॉमा दूसरा मैंने वेरिएबल यूज कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने 2 दे दी, 5 to 7 हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल ले लिया c, उसके अंदर मैंने फिर से 2 दे दिया, तो टोटली ये क्या होगा? 5 to 7 to 9। अब मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा? एवरेज निकालने के लिए मैं तीनों को ऐड करूंगा, a + b + c। तीनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करूंगा। यानी कि जनरली होना ये चाहिए था, लेकिन हमने प्रोग्राम में क्या किया? इन तीनों को जोड़ा नहीं, हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, a × b × c। फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करने की बजाय इसका मॉड्यूलस निकाल दिया सपोज। तो हम कर क्या रहे हैं? हम पूरी तरीके से भाई लॉजिक ही नहीं पकड़ पा रहे कि हमें करना क्या है। हम जहां पे जोड़ना है वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां जोड़ रहे हैं, जहां पे भाग करना है वहां मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये लॉजिकल एरर है। तो मींस सच एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज्ड व्हेन द ऑपरेशन शुड बी डिवीजन। तो जहां पे डिवीजन होना है वहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जहां एडिशन होना है वहां डिवीजन हो रहा है, जहां एडिशन हो रहा है वहां सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो ये सब मिस्टेक्स जो हम लोग प्रोग्राम में करेंगे ये लॉजिकल एरर कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं लिंकिंग एरर। कई बार क्या होता है हमारे प्रोग्राम लिंक नहीं होता है, तो कंपाइल नहीं हो रहा है या लिंक नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की एरर लिंकिंग एरर होती है। जनरली आप ऑलरेडी जानते हो कि कभी भी हम लोग C++ या C लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर रन करते हैं तो 3 स्टेप पे वो रन होता है। जैसे पहला क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग होती है फर्स्ट स्टेप पे, यानी कि इस दौरान हेडर फाइल पूरा लिंकिंग और सारा कुछ हेडर फाइल कंपाइल, ये सब हेडर फाइल से रिलेटेड। सेकंड नंबर पे कंपाइल होता है प्रोग्राम, कंपाइलेशन इस फेज बोलते हैं। थर्ड क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। फिर थर्ड वाला क्या होगा? लिंकिंग फेज होता है। लिंकिंग का मतलब है इसमें हमारा exe फाइल जनरेट होती है। तो इस तरीके से 3 स्टेप पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है।
पहला प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, सेकंड पे कंपाइल हो रहा है, फिर हो रहा है लिंकिंग। तो कई बार क्या होगा, प्रोग्राम प्रोसेसिंग हो गई, कंपाइलेशन हो गया, लेकिन लिंकिंग नहीं बन पा रही, थर्ड स्टेप नहीं हो पा रहा है, तो ये एरर क्या होगी, लिंकिंग एरर कहलाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शनल एरर। कई बार क्या होगा, देखिए प्रोग्राम में टॉप की 4 में से कोई भी एरर नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रोग्राम हमारा एरर दे देता है, तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड एरर को हम लोग एक्सेप्शनल एरर कहते हैं। जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तब हमारा एक्सेप्शनल एरर आ जाती है। या कई बार आप फाइल हैंडलिंग में उस फाइल को ओपन कर रहे हो जो कभी आपने बनाई ही नहीं है, तो तब भी क्या आएगा, हमारा एक्सेप्शनल एरर आ जाता है। या कई बार क्या होता है, आपने एक वेरिएबल, एक हमने एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन में ये लिखा था भाई मैक्सिमम 5 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन रन करते टाइम हम इसके अंदर 8 एलिमेंट्स स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 तो स्टोर हो जाएंगे फर्स्ट, लेकिन रिमेनिंग 3 तो नहीं होंगे। तो ये क्या है, एरे बाउंड एक्सेप्शनल एरर है, यानी कि बाउंड्री से बाहर के एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, तो इस तरीके की एरर को हम लोग एक्सेप्शनल एरर कहते हैं। तो उम्मीद है आज के ये तीनों टॉपिक आपको टोकन्स और कैरेक्टर सेट और एरर्स के बारे में पता चला होगा। तो हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में इनको देखने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि किस तरीके से ये यूज हो रहे हैं। थैंक यू।